का जो कोड होता है वो एम ओ OME4। जी सर क्या बोला? हेलो। एक सेकंड। OME ठीक है सर। हाँ जी। नहीं सर हो गया। OME ठीक है 4 है ना। ना, ठीक है। ठीक है। जी इसमें आपको ऑप्शन मिलता है न्यू एंट्रीज का। एक जी सेकंड में देखता हूँ शायद कोई आया है पर मिलता है आपको न्यू एंट्रीज का। जी न्यू ये कोई स्पेस मिलेगा। मोस्टली केसेस 4 डिजिट से ज्यादा बड़ा पे 3 आप सुविधा बता रहा हूँ जो कल पढ़ा परचेजिंग ग्रुप पढ़ाया था। परचेजिंग ग्रुप हैं उसका जो टी कोड यूज करते हैं वो केस मिलता है अपना कोड बना वो हमें 3 डिजिट मिलता है। हेलो। हेलो। आयुषी आरुषि सॉरी। आर्यन जी आवाज सर। आ रही है। जी सर आ रही है। देखिए जब हम OME4 करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है न्यू एंट्रीज का। जी जो हम ग्रुप बनाएंगे ग्रुप बनाने के लिए मेरे पास स्पेस होगा 3 डिजिट का स्पेस होता है। जी सर। कोई भी 3 डिजिट मैं यूज कर लेता हूँ। आपका जो ग्रुप है वो आप बना लीजिए किस नाम से बनाना है। सपोज जी सर। ग्रुप फॉर दिल्ली, ग्रुप फॉर आपका जो कंपनी कोड है उससे बना लीजिए। जी आपका ग्रुप रेडी हो जाएगा। अब ग्रुप काम क्या करता है, हम ग्रुप बनाते क्यों हैं, मेन रीजन वो है। ग्रुप हमने बना तो लिया लेकिन ग्रुप का यूज क्या होता है वो पता होना चाहिए। जी बिल्कुल। ग्रुप हमेशा रिपोर्ट करता है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट करता है कंपनी कोड को। जी ठीक है। हम्म, परचेजिंग ग्रुप हमेशा अंडर काम करता है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आपका वेंडर सिलेक्शन करता है, प्राइस मैनेज करता है, वेंडर के साथ टर्म एंड कंडीशन लगाता है। जी बट जो ग्रुप होता है वो मटेरियल्स का फॉलो करता है एंड जो माल इन हाउस होता है उसको देखता है कि भाई ये माल सही है क्या, प्रॉपर है क्या, फिर उसको वो एंट्री करता है। आप लोगों में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर करेगा क्या अभी? मैं कर दूं क्या सर? हाँ मैं स्टॉप करता हूँ, आप मुझे शेयर करना। ठीक है।
अच्छा, जो हमने कल पढ़ा था उसमें कोई डाउट था क्या? जो भी मैंने आपको बताया था, जो आपका पेंडिंग रह गया था बनाने को, आपने बना लिए थे? उसमें बस एक सेमी फिनिश्ड वाला रह गया था बनाने को। आपने बनाया प्रोसेस से में उसका नहीं, बनाया आपने? मैंने नहीं किया अभी। नहीं किया? नहीं। फिर क्या हम आज एक काम कर सकते हैं? हमने जो भी कल स्टार्टिंग में जो भी बनाए हैं, लाइक मटेरियल टाइप बनाया है, एक सेकंड राजेश एक होल्ड करो सर। सर मटेरियल टाइप बनाया था, ग्रुप बनाया था हमने कल। सर हमने मटेरियल ग्रुप बनाया था, फिर परचेजिंग ग्रुप। मटेरियल से रिलेटेड आपने जो भी बनाया, परचेजिंग ग्रुप बनाया, मटेरियल ग्रुप बनाया, वो मैं आपको सारे के नोट कर देता हूँ। ठीक सर। सर जैसे बना रहे हैं हम, करके रहे हैं, जैसे नंबर रेंज में भी हमने क्या स्टेप करनी है वो सारी तो मुझे पता चलेगी, लेकिन उनका यूज कहाँ हो रहा है और क्यों बना रहे हैं ये चीज नहीं पता चल रही। वो पता चलेगी मतलब समझने वाला जो पार्ट है वो मेरे नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जब आप मटेरियल को क्रिएट करेंगे वो पार्ट आपको तभी हो जाएगा क्लियर कि ये जो नंबर रेंज हमने बनाई थी वो क्यों बनाई थी, क्या हमारी काम कर रही है नहीं कर रही है। ठीक। नंबर रेंज आप ये समझ लो कि आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो आपको एक इनवॉइस देता है, जो वो इनवॉइस देता है उसमें कोई ना कोई भी इनवॉइस नंबर होता है। कोई ना कोई होता है इनवॉइस नंबर। वो जो इनवॉइस नंबर है एक्चुअल वो नंबर रेंज है। ठीक है। ठीक है, हाँ अभी आ रहा समझ में थोड़ा थोड़ा। हाँ। क्योंकि अगर आपने कोई भी मटेरियल क्रिएट कर दिया तो उसके लिए एक नंबर फिक्स हो गया जी, एक नंबर जो मटेरियल है वो हमने किस लिए यूज किया हुआ है। आपने नया बनाना है ना, ऑप्शन आपका है क्रिएट का। आप मुझसे बता रहे हो क्या? नहीं, आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं तो जस्ट ऐसे ही ट्राई कर रही थी, जो कल आपने पार्ट कराया था तब तक आप डिस्कस कर रहे थे इसलिए। आपका सेमी रह गया क्या? हाँ मेरा सेमी नहीं बना ना, कल मुझे टाइम भी नहीं मिला। आप सेमी बना लो। हाँ मैं वही ट्राई कर रही थी, आप तब तक गौरव को समझा रहे थे ना, तो सेमी बना लो तब तक, आप सेमी बना लो। ठीक है, ये नंबर रेंज हम इसीलिए बनाते हैं कि जब हमें रो क्रिएट करना होगा तो जो मेरी नंबर रेंज होगी वो रो को पिक करेगी, फिनिश में फिनिश की पिक करेगी, सेमी की फिनिश। राजेश जी आज काफी लेट हो गए। हाँ सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ऑफिस से ही लेट हो गया। अच्छा, आपका वर्किंग नोएडा में है? हाँ सर मेरा नोएडा में है। नोएडा फेज 2? हाँ फेज 2 में। अच्छा, आपका प्रोफाइल क्या, आप क्या करते हैं अभी? सर मेरा अभी स्टोर ऑफिसर है सर। अच्छा, इन्वेंटरी पे काम करते हो आप? हाँ सर, हाँ इन्वेंटरी है सर। हाँ इन्वेंटरी देखते हो ना, क्योंकि फिर शायद आप हमसे मतलब हमारा और आपका डिवीजन मतलब थोड़ा सा लगभग सेम है, क्योंकि मेरा मतलब 11 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी बोथ है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ठीक है सर। मेरा एमएम करने का रीजन भी यही था कि एमएम में मेरे को एक्चुअल में मतलब इम्प्लीमेंट में इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना लगता है कि एमएम में एक तो चांसेस आपको बहुत ज्यादा है, जॉब बहुत ज्यादा है और पैसा बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा, जॉब बहुत नहीं ज्यादा सर मतलब मैंने तो ना ये था कि मतलब ये एसएपी मैंने जब यहाँ पे करता था तो गुड़गांव जॉब करता था। एक सेकंड, नंबर रेंज एसोसिएशन नहीं आएगी, सबसे ऊपर देखो एक इंटरवल्स का वो ऑप्शन आप मिलेगा आपको। नहीं ये कल हमने निकाला था ना, तो आपने बताया था वो नंबर रेंज फुल हो गई होगी, वो किसी ने यूज कर लिया होगा। अच्छा ठीक है। हाँ एग्जिस्टिंग के नाम इसको क्रॉस करो। हाँ सर, हाँ सिलेक्ट फ्रॉम नंबर करो, पहले सिलेक्ट करके
मेरा इसी फील्ड में जाने का मतलब टारगेट भी ये था कि क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरा बहुत आगे काम आने वाला है। हाँ सर, हाँ मैम भी मतलब पहले यही था ना, मेरी जो प्रोफाइल है यही है। मैं पहले इससे पहले वहाँ था, गुड़गांव में था। अच्छा। वहाँ पे मैं स्टोर असिस्टेंट के तौर पे था, फिर मैं यहाँ भी स्टोर क्योंकि मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो कि देखिए जो जिस फील्ड से होते हैं और मतलब ये फैक्ट है कि उसी फील्ड से उनके होते भी हैं। तो मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो इन्वेंट्री में अभी देख रहे हैं और अकाउंट्स में देख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं सर, मेरे को तो थोड़ा एसएपी का मतलब थोड़ा और भी मतलब सही से जानना था ना, मतलब क्या है करके, तो मैंने लिया ये एमएम का। नहीं एमएम अच्छा है, मॉड्यूल बहुत अच्छा मॉड्यूल है। मॉड्यूल बहुत अच्छा है। देखिए हम सभी क्यों कर रहे हैं, फाइनली एक अच्छी जॉब मिल जाए। हाँ वही है ना, तो एमएम में ना जॉब बहुत ज्यादा निकलती है और एक अच्छा अमाउंट भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी कंपनी में आप जब वर्क करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एमएम आपको दिया जाएगा। एक कोई ना कोई एक सिंगल साइकिल आपको पकड़ा दिया जाए कि भाई आपको सिर्फ P2P देखना है या फिर आपको परचेजिंग देखनी है या फिर आपको वेंडर देखने हैं। हाँ तो यहाँ तो सर वही है, यहाँ जो मेरा यहाँ मतलब जो प्रोफाइल है ना, मतलब जो मेरे से सीनियर है वही है। जैसे मेरा जो काम है वही है, मीगो का है और बाकी B2B का भी रहता है यहाँ। अच्छा। B2B है हाँ, और मतलब तो ये सर रिलेटिव रहता है सर पूरा इसमें। हाँ इसी का ही है पूरा ये भी। तो ठीक है, ये आगे आपको, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर ये कर रहे हैं तो एक आप अच्छे लेवल से इसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करें, है ना? क्योंकि देखिए आप अगर अभी काम करेंगे तो आप यहाँ पे सीखने के बाद आप एज एंड यूजर ही काम करेंगे। ओके सर, ये फैक्ट है। क्योंकि मैं देखिए मेरे झूठ बोलने से तो कुछ होना नहीं है। नहीं सर वो बात तो है, ठीक है, क्योंकि मैं भी लाइफ जीता हूँ और आप भी जीते हो। आप इसी दुनिया में, मैं भी इसी दुनिया में हूँ। लेकिन होता क्या है कि आप जब वहां पे स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको एसपीआरओ या टीकोर्स आपको नहीं मिलेंगे। वो तो खैर नहीं था सर, वो तो कहीं नहीं। हाँ ये तो है ना, परमिशन नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि एक्सपीरियंस को ही जॉब मिलती है तो वो भी मैं गलत बोलता हूँ। ये नंबर गलत है क्योंकि उसमें आपके 000 है इसमें। तो अगर एक्सपीरियंस ही को मिलेगी तो फ्रेशर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कैसे नॉलेज आएगी? हाँ वो तो है सर, ये तो है। तो वो चीज है। नहीं सर मेरे को थोड़ा मतलब ज्यादा से ज्यादा तो पता ही हो गया, मतलब एसएपी का मतलब क्या है, मतलब मेन वो अब ये है कि जैसे परचेजिंग का था ना, मतलब हमारे एक पहले से था, मतलब स्टोर मतलब पीओ जैसे बनते हैं, कैसे बनता है पीओ, वो सर थोड़ा पता नहीं था। मतलब एसएपी में कैसे पीओ बनता है, मतलब स्टोर तक ही था जिससे पहले मैं जो कंपनी में था। हाँ और अभी आप क्या जो वर्जन है वो कौन सा यूज करते हैं? वहाँ पे हाना है सर, हाना है वहाँ। अच्छा हाना है। हाँ हाना है। अच्छा, तो इनफैक्ट आपको ये भी पता होगा कि एसएपी का फर्स्ट मॉड्यूल जो था मतलब स्टार्टिंग कब हुई थी? सर स्टार्टिंग का तो सर मैं मतलब मेरे को स्टार्टिंग जहाँ मैं पिछले वाली मेरी जो कंपनी थी नहीं मतलब एसएपी के ही स्टार्टिंग कब हुई थी दुनिया में? एसएपी फर्स्ट टाइम जब बना था कब बना था? ये तो सर मैडम ने बताया था कि 1975 कुछ ऐसी वो बता रहे थे एसएपी का, मतलब जो फर्स्ट वर्जन जब बना था उसको नाम इन्होंने दिया था R1 दिया था, जो 1972 में बना था। अच्छा हाँ 1972 में बना था। तब उस समय क्या हुआ था, तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि एसएपी में ना 3 डिफरेंट लेयर होती हैं। प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है एंड डेटाबेस लेयर होती है। तीनों ही लेयर क्या हुआ था एक सिंगल सिस्टम में इंस्टॉल करी थी जो वहां से प्रोसेस होता था। वही उनका सर्वर था, वही उनका वर्किंग था, वही उनके प्रोसेसर सारे, लेकिन वो नहीं हुआ था, वो स्लो हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर एक R2 लॉन्च करा। कई जगह आपको 1980 मिलेगा और कई जगह आपको 1979 मिलेगा। ओके सर ओके, है ना? उसमें इन्होंने क्या था, प्रेजेंटेशन लेयर को तो अलग रखा। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर को इन्होंने एक सिस्टम में रखा। अच्छा, तब इन्होंने देखा कि प्रोसेस तो अच्छा हुआ है बट जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा।
फिर इन्होंने 6 जुलाई 1992 में एक और लॉन्च किया, उसको इन्होंने R3 नाम दिया था। ओके। R का मतलब होता है रियल टाइम, तो 3 मतलब है 1 टायर, 2 टायर एंड 3 टायर। अच्छा। हाँ सर इसमें जरूरी है कि 50 का डिफरेंस हो ही हो, 50 से नहीं। कम नहीं होगा नहीं तो? नहीं, आप समझे नहीं, जितना मटेरियल आपको बनाना है, 50 बनाना है, 10 बनाना है, 20 बनाना है, डिपेंड ऑन यू। अब जैसे हमको तो आपकी सर 4300 है तो सर कम से कम 10 में बन जाएगा ना? 4301 से 10 कर लो, 5 कर जी लो। सर, जी सर। मैं यहाँ से ले सकती हूँ ना ये वाला रेंज, 4300 के बाद का नहीं, रेंज ये ले सकती हूँ। 3785। हाँ ले लो ले लो। हाँ हाँ 3785। ले सकते हो, ले सकते हो। आपको प्रॉब्लम कब होगी, जब आप अपना नंबर रेंज, अगर आपने स्पेस आपका 10 का है, आपने मटेरियल्स क्रिएट कर दिए, स्पेस अगर आपका फुल हो गया, तो वो इंटरनल नंबर रेंज आपको लेने नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा, क्योंकि आपने जो स्पेस वहां पे आपने असाइन करा है वो फुल हो गया है। ओके। उस केसेस में मैक्सिमम लेके चलते हैं पहले से। हाँ, इसलिए क्योंकि देखिए ये आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर रहे हैं, इसमें सभी यूज कर रहे हैं, जी है ना। और कभी हो सकता है कि आपका इंडस्ट्रीज किसी ने डिलीट कर दिया तो आपका मटेरियल काम नहीं करेगा। अभी अभी आप बना रहे हैं, चल रहे हैं, हो सकता है 2 दिन के बाद, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री तो आपने भी किसी न किसी का डिलीट किया, जी सर। जी ऐसे कोई ना कोई आपका भी इंडस्ट्री डिलीट करेगा। जी बिल्कुल। इंडस्ट्री अगर आपका डिलीट हो गया तो मटेरियल आपका ओपन नहीं होगा। ओके। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जब आप मटेरियल बनाते हैं, राजेश जी आपने पढ़ा होगा, जब बनाते हैं तो जब हमें एक ऑप्शन मिलता है कि मुझे बेसिक डेटा लेना है, परचेजिंग लेना है, अकाउंटिंग लेना है। अगर कोई डेटा छूट जाता है, कोई डेटा छूट जाता है, तो हम उसको ना एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ एक्सटेंड कर लेते हैं सर वो, पर अगर बाय चांस कोई छूट गया तो आगे दिक्कत करता है सर, ये दिक्कत करता है। और स्पेशली अगर आपने परचेजिंग नहीं लिया तो मटेरियल बोलता है कि इसमें मतलब ये मटेरियल आपका कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हाँ ये है परचेजिंग डेटा नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। ये तो मेरा बन गया ग्रुप, तो ग्रुप बन गया, इसको आपने जो टाइप बनाया था उससे असाइन करना है। असाइन कर दूंगा तो ये ऐसे नहीं बनेगा, नहीं नहीं, आपने सिलेक्ट करिए, एक स्टेप बैक आ जाइए। अब आप ग्रुप पे जाइए, कंट्रोल F करिए, इसको क्लिक करिए, तो सबसे ऊपर आना। हाँ हाँ एलिमेंट हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसको टाइप को सिलेक्ट और सबसे ऊपर, हाँ इसको टिक करो। हो गया। नहीं हुआ, आप ग्रुप को सिलेक्ट करके एलिमेंट एंड ग्रुप पे टिक करो। हाँ, सबसे नीचे आ देखो, शायद आपका आ रहा होगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने बनाया हुआ है। ग्रुप यही वाला है 770। हाँ सर ये 7 देखिए, हेलो सर, हाँ ये 770 जो आ रहा ये आ रहा, ये उस दिन नहीं आ रहा था, यही मैं बोल रहा था। ये मैंने देखो, एक सेकंड अभी ओके मत करना, देखिए ठीक है ये सिस्टम ने एक ऊपर देखो, ऊपर आप देखो तो आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है। जी सर इन्होंने बॉटम में ये एक्चुअली ये सिस्टम एक नंबर रेंज है जी 57 58 59 60 61 62। ये सिस्टम में एक अपना नंबर रेंज क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिक। बट कभी अगर ये ब्लैंक होता है तो हमारा मटेरियल आगे काम करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सिस्टम जनरेटेड नंबर होता है। ठीक है। बट मेरा जो कोड है, जो मेरा ग्रुप है, वो एक्चुअल जो हमें 2 डिजिट का मिलता है, ये हमें मिलेगा ही मिलेगा, श्योर है। ठीक है। हाँ इसको एंटर कर दीजिए। अब आप एक बार आप चेक करेंगे तो आपका जो सेव तो नहीं करना क्या? सेव भी तो करना।
इसको आप सेव करके वापस आ जाओ। ठीक है, हाँ। अब आप लोगों के लगभग मटेरियल बनाने के लिए मुझे जो जो चीज चाहिए वो सब कुछ रेडी है जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है मैं सारे आपको पाथ नोट करा दूं। हाँ सर वो नोट करा दीजिए आप। हाँ। आप स्लैश एन करिए आरुचि। स्लैश एन मेरा वो देना पूरा रजिस्टर हुआ है इधर। एंटर करिए। बस नहीं एंटर करना है। हाँ एंटर कर दीजिए। ये रजिस्टर दे दे इसके नीचे से, उसके नीचे से रजिस्टर, नीचे वाला। यहाँ पे आप डालिए SPRO एंटर, SAP रेफरेंस IMG। कहाँ पे लिखना है ये सर? नहीं ये आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे टिक करो SAP रेफरेंस IMG जी। इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा लॉजिस्टिक के नीचे आ जाइए, आपको देखेगा मटेरियल। राजेश भाई यार माइक ऑफ कर लिया करो आप। और नीचे आओ, और नीचे आओ। हाँ आपका कर्सर नीचे आना है, और नीचे आओ। हाँ बस एक होल्ड करो। आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये लॉजिस्टिक, जहाँ पे हाँ यहाँ पे जो साइन आपको दिख रहा है ना एरो का, बिल्कुल आप सही जगह थे। मटेरियल्स मैनेजमेंट में जाओ, जहाँ पे एरो का साइन, हाँ बिल्कुल। परचेजिंग, जहाँ पे आप देखो एक एग्जीक्यूट का साइन दिख रहा है आपको ना, क्रिएट परचेजिंग ग्रुप। बस यहाँ टिक नहीं करना। परचेजिंग ग्रुप हमने जो बनाया था ना कल OME4, उसका ये पाथ नोट करो, SPRO IMG मटेरियल्स मैनेजमेंट परचेजिंग एंड क्रिएट परचेजिंग ग्रुप। ये परचेजिंग ग्रुप का पार्ट है ना? परचेजिंग ग्रुप का पाथ है। SPRO IMG, उसके बाद है IMG मटेरियल्स मैनेजमेंट ठीक परचेजिंग, है। क्रिएट परचेजिंग ग्रुप। ठीक है सर। इसमें मैं आपको एक सेटिंग और बता देता हूँ। आप सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा इम्प्लीमेंटेशन गाइड, एडिट, गो टू एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है ना सर? मटेरियल मैनेजमेंट के बाद क्या था? परचेजिंग, एडिशनल इंफॉर्मेशन। टिक करें। इसके बाद आपको दिखेगा स्टेटस इंफॉर्मेशन। नहीं एक सेकंड, सबसे ऊपर डिस्प्ले की पे जाओ, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ सबसे ऊपर एक टिक करो, इंफॉर्मेशन में डिस्प्ले की सबसे ऊपर, हाँ डिस्प्ले की IMG एक्टिविटी। आपका जो कर्सर है उसको आप नीचे करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे वाली, स्क्रॉल डाउन करने से। हाँ क्लास तक करूं? ना आपने जो परचेजिंग ग्रुप खोला था मुझे वो देखना है। नीचे परचेजिंग ग्रुप आपका आ रहा है, देखो। हाँ बस अभी
इंफॉर्मेशन जो आपका जो डेटा आ रहा है उसमें जो लाइन आ रही है उसको थोड़ा सा वाइड करें, जिससे जो आपको जो डेटा हाइड हो रहा है वो पूरा दिखे आपको। ये वाला लाइन हाँ हाँ, नहीं इधर वाला लाइन, इधर वाला नहीं नहीं नहीं, इधर वाला जो एडिशनल लाइन है। इंफॉर्मेशन वाला। हाँ, इसको आप आगे, हाँ बस 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 हो जाएगा। ये देखिए मैंने आपको बताया ना OME4, ये आपका शॉर्टकट की है कि अगर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन का टी कोड जानना है तो अगर आप यहाँ से IMG एक्टिविटी अगर आप एक्टिव कर देते हैं तो सारे का आपको टी कोड यहाँ पे आपको शो हो जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। आप लोगों ने नोट कर लिया क्या? सर वो परचेस ग्रुप वाला नोट करा था। हाँ नोट करो। वो SPRO IMG और फिर क्रिएट परचेजिंग ग्रुप तक। अभी सेकेंड ऑप्शन है जो मटेरियल्स मैनेजमेंट का जो एरो है ना उसे अनटिक कर दो। ये वाला ऊपर वाला जो आपने टिक करा अभी जो टिक किया होता ना, हाँ इसको अनटिक कर दो। इसके ऊपर आपको 3 स्टेप आप बैक जाएंगे, आपको दिखेगा लॉजिस्टिक जनरल। ये वाला हाँ ये वाला। मटेरियल मास्टर ऊपर से थर्ड। आप लोगों ने नोट किया कि आगे का लिखाना है क्या? फील्ड सिलेक्शन। जी आपने इंडस्ट्रीज क्रिएट किया होगा, कल किया था ना? उसका देखो ऊपर से थर्ड ऑप्शन आपको आ रहा होगा, डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर स्पेसिफाइड फील्ड सिलेक्शन OMS3 नोट करो। इसका आप पाथ नोट कर लीजिए। SPRO IMG लॉजिस्टिक जनरल मटेरियल मास्टर फील्ड सिलेक्शन एंड इंडस्ट्री। लॉजिस्टिक जनरल के बाद है मटेरियल मास्टर फील्ड सिलेक्शन। उसके बाद ये डिफाइन इंडस्ट्री वाला ना? हाँ थर्ड वाला। ये OMS3 का प्रॉब्लम है। सभी का नोट हो गया क्या? जी फील्ड सिलेक्शन को आप अनटिक करिए, एरो पे अनटिक कर दो। इसके नीचे आपको दिखेगा बेसिक सेटिंग, इसके नीचे आपको दिखेगा मटेरियल टाइप,
जो मैंने नंबर रेंज बनाई थी उनके टाइप बनाए हुए थे। तो सबसे पहले आपको देखेगा डिफाइन एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल टाइप एंड थर्ड ऑप्शन देखेगा डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप। ये दोनों पाथ है, आप टाइप एंड नंबर रेंज दोनों के पाथ आप लिख सकते हैं यहाँ से। बेसिक सेटिंग्स। सर ये वाला पाथ मटेरियल टाइप जो हमने क्रिएट किया था उसके लिए है ना? हाँ, ये टाइप एंड नंबर रेंज बोथ के लिए है। ठीक है, हो गया नोट हो गया दोनों? जी। ठीक है, इसे मटेरियल टाइप को आप अनटिक करिए। आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग फॉर की फील्ड। सबसे पहला ऑप्शन है आपको दिखेगा डिफाइन मटेरियल ग्रुप। हाँ, तो ये इसका पाथ आप नोट कर लीजिए। बेसिक सेटिंग को आप अनटिक कर दो तो ये क्या है कि जो बीच का आपको डेटा दिख रहा है वो हाइड हो जाएगा। अनटिक करो। हाँ, अनटिक कर दो तो जो बीच का जो डेटा आपको जो डिस्टर्ब, इसको नहीं, बेसिक सेटिंग इजी हो जाएगा ना ट्रैक करना। इसमें क्या क्या करना? डिफाइन मटेरियल ग्रुप आएगा। हाँ, सिर्फ डिफाइन मटेरियल ग्रुप करना है। सर ये सेटिंग ऑफ की फील्ड में जाने से पहले क्या करना है? आपने लॉजिस्टिक में जाना है, मटेरियल मास्टर में जाना है, बेसिक सेटिंग में जाना है। बाकी सारा तो सेम है, बस हाँ, बाकी सारा बेसिक सेटिंग की जगह सेटिंग्स। ये किसके लिए सर? मटेरियल ग्रुप के लिए। क्या सभी ने पाथ नोट कर लिए? हाँ जी। बाकी और भी हैं दो लोग। सर इसका आप एक्सेल बना के भी दे सकते हैं क्या? हाँ सर एक एक्सेल बना के दे देते आप इसका। ये यहाँ पे जो लिखवा है वो क्या है? सर वही सेम चीज है, मतलब आप दे देते तो और मतलब हमें नहीं करना पड़ता। बस यही बात है। ठीक है, खुद से करोगे तो फिर ज्यादा आएगा ना। जो मुझे देना होगा, मुझे लगेगा कि बहुत जरूरी है, वो मैं आपको दे दूंगा। बट ये तो बहुत स्टेप है, ये तो आपको सिर्फ नोट ही करना है, वो तो डायरेक्टली आपको देखिए। आप यहाँ पे /n कर दीजिए। अभी अब हमारा अगला स्टेप है वो है मुझे बनाना है मटेरियल।
ओके है ना। तो जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको एसपीआरओ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको राइट मिलेंगे मटेरियल बनाने के। ये स्क्रीन आपको मिलेगी इससे। हाँ, इससे अंदर आपको जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पे जाते हैं, लॉजिस्टिक में जाएंगे। सर टी कोड यूज नहीं कर सकते हैं? मैं टी कोड भी यूज कराऊंगा, बट आपको मैं पाथ बता देता हूँ। टी कोड भी यूज करा दूंगा, उसका MM01 होता है, नहीं बट मैं आपको पाथ बता देता हूँ। किसमें? नहीं, कंपनी में जो आप बोल रहे थे, मतलब बता रहे थे। कंपनी में आप टी कोड से मटेरियल तो क्रिएट कर लेंगे। जी। आप समझो मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म, वो करेंगे तब भी इसी स्टेप पे जाएंगे। जी मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, बट टी कोड भी बता दूंगा आपको। ठीक है। टी कोड आपको दिखेगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है मटेरियल्स मैनेजमेंट। जी दिख रही है? सबसे नीचे से सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है मटेरियल मास्टर। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है मटेरियल। सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है क्रिएट जर्नल। ये जो ये जो आपको लिख के आ रहा ना इमीडिएटली, जी ये इमीडिएटली हम जो क्रिएट करेंगे वो MM01 होगा। क्लिक करूँ इस पे? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका पाथ है। MM01 आप जो अगला टी कोड यूज करेंगे मटेरियल्स को बनाने के लिए, उसका ये पाथ है। आपने सारे के पाथ नोट करें, आप इसका भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका टी कोड जो होगा, जो हम रनिंग करेंगे, वो MM01 होगा। उसका ये कंप्लीट पाथ है। हाँ सर, जैसे मुझे डाउट है कि जैसे MM01 जो है वो हम डायरेक्ट ऊपर पंच करेंगे तो ये पाथ खुल, ये उसका पाथ है पूरा कि डायरेक्ट हाँ, हम उस हाँ, पेज पे पहुंचेंगे, ठीक है? हाँ, डायरेक्ट हम वही पहुंचेंगे। अगर अगर हम टी कोड से नहीं जाते, मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाती हूँ, तो हाँ, अब ये इमीडिएटली के बाद हमें क्या, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप करना है, ये स्टेप बाय हाँ, स्टेप उसके इमीडिएट आप टिक करेंगे तो वो विंडो खुल जाएगी जहां से आपका मटेरियल क्रिएट होगा। ये उसके मतलब पूरे स्टेप्स है। और जो टी हाँ, कोड है वो अगर मैं पंच कर दूंगी ऊपर सर्च बार में तो मैं डायरेक्ट ही इसी विंडो में पहुंच डायरेक्ट उसी विंडो पे जहाँ पे आपको क्रिएट होगा ना मटेरियल, वो आपको डायरेक्ट विंडो आपको खुल जाएगी। ओके ठीक है। MM01 हो गया मेरे। हेलो हाँ जी। सर, क्या हो गया? शांत हो गए सारे लोग?
जी सर। सारे लोगों ने? हाँ सर मैंने नोट कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जो हम टी कोड यूज करते हैं वो MM01 होता है, बट कभी हमारे पास ऐसा चांस होता है कि मटेरियल तो क्रिएट करना है बट मेरे पास डेटा अभी कंप्लीट नहीं है। शायद आपके साथ भी कभी होता होगा कि हाँ। मटेरियल तो मुझे क्रिएट करना है कि मुझे बोलते हैं कि क्रिएट कर लो, बट जो मुझे डेटा चाहिए उसको बनाने के लिए वो भी इनकम्प्लीट है। तब हम टी कोड यूज करते हैं MM11, जो नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है ना शेड्यूल का, तब हम यूज करते हैं MM11 का। वो क्यों यूज करते हैं कि वहां पे आपको शेड्यूल डेट देनी पड़ेगी फॉर इनकम्प्लीट डाटा MM11। MM11। अच्छा मतलब वो बेसिकली एज अ रिमाइंडर काम करता है कि बाद में आपको डाटा कंप्लीट करना है इसका। हाँ, वो आपको रिमाइंडर नहीं देगा, लेकिन जब तक आप MM13 नहीं करेंगे वो आपका मटेरियल एक्टिवेट नहीं होगा। MM11 सॉरी, MM11 आपको होता है शेड्यूल मटेरियल बनाने के लिए होता है। MM जो 13 होता है वो एक्टिवेट मटेरियल होता है। एक सेकंड, MM13 में एक्टिवेट मटेरियल, ठीक है। जैसे MM01 होता है मटेरियल फॉर क्रिएशन होता है, MM02 होता है एडिट मटेरियल होता है, MM03 होता है वो डिस्प्ले मटेरियल होता है। MM02 for edit material, MM03 for display material। डिस्प्ले मटेरियल मैंने आपको उसी दिन बोला था एक्सेल आप बना लेना, क्योंकि आगे बहुत सारे सर आपके हाँ मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा वर्क बिजी चल रही हूँ इस वक्त, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ एक्स्ट्रा। वो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे टी कोड्स आपके बहुत ज्यादा आ जाएंगे। हाँ नहीं मैं तो ऑफिस से लेके जाऊंगी कल इसको ना, बैठ के ऑफिस में बनाऊंगी। हाँ, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ टी कोड ही याद रखने पड़ेंगे, लेकिन जैसे आप आगे जाएंगे जब परचेजिंग के साथ आप मीगो करेंगे, राजेश जी। हाँ जी सर। आपके लिए बहुत ये काम की बता रहा हूँ। जब आप परचेजिंग का आप जब मीगो जाएंगे, मीगो के साथ आप ट्रांसफर करेंगे, आप कंसाइनमेंट करेंगे, तब आपको इसके साथ में मूवमेंट टाइप भी याद रखने पड़ेंगे। हाँ मूवमेंट टाइप होता है सर। हाँ मूवमेंट टाइप। हाँ मूवमेंट टाइप भी याद रखने पड़ेंगे। तो वो डेटा बहुत हेक्टिक हो जाएगा, सब कुछ आप याद रख नहीं सकते। मैं इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ अभी। जब हम मटेरियल बनाते हैं तो वहां पे दो अमाउंट यूज करते हैं। राजेश जी आपने बनाया होगा सर, दो अमाउंट मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करते हैं, एक मोमेंट वैल्यू यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं, वो हम कब यूज करते हैं, उसका मीनिंग क्या है आपने किया हुआ है और वो काम कैसे करता है। ठीक है होने दो।
खरीदना है किसी थर्ड वेंडर से। सपोज मैं किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे एक 100 मीटर एक फैब्रिक चाहिए, लेकिन मैंने कोई 60 मीटर जो फैब्रिक है वो तो मैंने ले लिया आपको 20 रुपीज में। आप समझ रहे हो ना? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 60 मीटर जो फैब्रिक ले लिया मैंने 20 रुपीज में, उसको मैंने 1200 रुपए पे कर दिया। बट मेरा जो 40 मीटर जो मुझे कपड़ा चाहिए, नेक्स्ट फैब्रिक जो मुझे चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी कम है तो रेट भी ज्यादा होगा। आप किसी वेंडर से ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो रेट आपको कुछ और मिलेगा, क्वांटिटी बहुत कम लेंगे रेट कुछ और मिलेगा। आपको लेना है, उसने रेट आपको दिया 30 रुपीज फॉर 40 मीटर फैब्रिक के लिए, आपने उसको भी 1200 रुपए पे कर दिया। आपने टोटल अमाउंट जो पे किया है वो 2400 रुपीज पे किया हुआ है फॉर 100 मीटर फैब्रिक के लिए। बट अगर इसमें आप MAP मूविंग एवरेज प्राइस अगर देखेंगे तो इसका 24 रुपीज निकलता है। हेलो, हाँ जी सर। जी सर बताइए। इसका कैलकुलेशन आप लोग समझे। सर मेरा तो नेटवर्क चला गया था शुरू में। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना? जी सर आवाज़ आ रही है, लेकिन सर हाँ सर, सुन रहे हैं। सर मेरा नेटवर्क चला गया था अभी बीच में। आप समझो कि मुझे क्वांटिटी अगर ज्यादा लेनी है तो मुझे उसका रेट कम पे करना पड़ेगा। ठीक है ये सर, फैक्ट है, बिल्कुल। हाँ जी सर। क्योंकि आप तो अगर उसमें काम कर रहे हैं तो आप देखा भी होगा, अगर आप किसी पार्टी को 1000 पीस का ऑर्डर देते हो वो आपको रेट कुछ और देता होगा, उसको बोलो जी मेरे को ना 20 पीस लेना है, तो आपको रेट उसी का रेट कुछ और दे देगा आपको, होता है। जी सर। और आपको लेना भी पड़ेगा क्योंकि आपका वो शॉर्टेज है, लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक ही वेंडर से ले लो या अलग अलग वेंडर से ले लो। यह बात है कि अगर मुझे कोई 100 आइटम लेने हैं, मैंने वो 60 आइटम परचेज करे 20 रुपीज में, मैंने उसको 1200 रुपीज उसको पे कर दिया। बट मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 100 पीसेस की थी, बैलेंस 40 पीसेस अगर मैं परचेज कर लूंगा सेम वेंडर से, तो वो मुझे बोलता है कि जी मेरे को ना 30 रुपीज आपको लगाऊंगा, चार्ज करूंगा जी। मैंने तब भी उसको पे किया 1200 रुपीज। गॉट इट? टोटल अमाउंट मैंने उसको जो पे किया हुआ है 100 पीसेस का, वो किया है 2400 रुपीज। ठीक। एम आई राइट? यस सर। 2400 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे ना आप, तो आपको एवरेज प्राइस मिलेगा 24 रुपीज। क्योंकि ना तो प्राइस आपको 20 मिलेगा, ना प्राइस आपको 30 मिलेगा। हेलो। हेलो, जी सर बताइए। कोई डाउट है क्या? नो सर। गौरव? नहीं सर, कोई नहीं है। इसीलिए रॉ मटेरियल्स के लिए हम मूविंग एवरेज प्राइस लेते हैं, क्योंकि ये प्राइस हमें काम कहाँ करता है, क्योंकि मेरा काम है मटेरियल को बनाना, परचेज करना और अलग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा एवरेज क्या आ रहा है। ये एवरेज काम कहाँ करता है, क्योंकि जब हम गारमेंट सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट है जो हमारे गारमेंट की या हमारे किसी एक प्रोडक्ट की कोई ना कोई कॉस्टिंग में आपको बैठा हुआ है कि अगर मैं कोई मटेरियल 100 रुपीज का मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरी एक्चुअल कॉस्टिंग क्या आ रही है। आरुषि हाँ जी सर। जी सर। सुन रही हो ना? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, ये कॉस्टिंग हम यूज कर, देखिए मैं तो हूँ लॉजिस्टिक का पर्सन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रेट क्या देना है, मुझे कोई फर्क जी नहीं। फर्क फर्क पड़ता है उन लोगों को जो कॉस्टिंग में है। ये डेटा जो डेटा सिस्टम रेडी करेगा, कंज्यूम करेगा, उसको एक नया डेटा आपको तैयार करेगा, क्योंकि एक मटेरियल हमने लिया 20 रुपीज में, सेम मटेरियल लिया मैंने 30 रुपीज में, बट सिस्टम आपको एवरेज जो रेट होगा वो आपको 24 रुपीज आपको रेडी करके दे देगा। उसी के बेसिस पे वो बाद में जो अपना सेमी फिनिश्ड और फिनिश प्रोडक्ट का जो रेट होता है वो फाइनल करेंगे भाई करेंगे ना, क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट एक बेच रही है 100 रुपीज में, लेकिन कंपनी मेरी कॉस्टिंग ये भी तो रखेगी कि मेरी कॉस्टिंग है वो क्या आ रही है। और कॉस्टिंग कब आएगी, जब आप एक ही आइटम का रेट आपको पता होना चाहिए कि इसको बनाने में क्या क्या चीजें लगी है, उसके एवरेज प्राइस, अब जो कॉस्ट लगी है वो क्या खर्चा है वो। जी 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 बिल्कुल सर। ये सारी चीज तो इसमें वैसे ही ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट करेगा ना, मतलब अगर हम पंचिंग ठीक कर रहे हैं खुद ही करेगा, लेकिन रॉ में आपको मूविंग प्राइस लेना पड़ेगा। आपको लेना क्यों पड़ेगा वो मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है सर। और अगर बहुत सारे केसेस में आपको ऐसा होगा कि आपने फिनिश बनाया मटेरियल, आपने फिनिश बनाया और आपने प्राइस 100 रुपीज लिया, लेकिन जरूरी तो नहीं है। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि जो आप माल सेल करें वो 120 में कर देते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट तो किसको बुरा लग रहा है, प्रॉफिट तो हमारे हाथ तो में किसी को बुरा नहीं लगता। अगर मेरी किसी सप्लायर से बात होगी, जी मैं आपको ना 120 रुपीज मेरा फाइनल है, सारे पीओ फाइनल हो गए, सारी डेट फाइनल हो गई, मैं उसे डिलीवरी दे दिया, तो क्या मेरा सिस्टम मुझे मना तो नहीं करेगा कि जी आपने रेट तो 100 डाला है बट 120 आप क्यों सेल कर रहे हो। जी तो जो 20 रुपीज है वो मटेरियल जो डिफरेंस अमाउंट है, एक जेल का एक अलग हेड होगा, वो उसमें चला जाएगा। प्रॉफिट हेड में। हाँ तो वो जब लास्ट में कॉस्टिंग निकलेगी उसके अंदर आएगा, आ जाएगा। हाँ 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 जी किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। क्योंकि हमें ना, मैं जो भी करूं, देखिए मैं जो पढ़ाऊं एक दिन लेट पढ़ लो, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो करें वो आपको पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ। हाँ जी सर। देखिए राजेश जी, आपकी अपनी लाइफ है, आपकी सबकी अपनी लाइफ है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आज अगर इंडिजर है तो कल को आप सपोर्ट में जाएं, इम्प्लीमेंट में जाएं। जब आप इम्प्लीमेंट में जाएंगे तो आपको चीजें जब आपको डीप पता होगी तभी आप काम कर पाएंगे। क्योंकि आप किसी कंपनी के लिए जब आप डेटा रेडी करेंगे, अगर आपको चीजें नहीं पता होंगी, डीप नहीं पता होगी, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सर ये तो है। ठीक है, तो आप लोग करिए, कल हम बनाएंगे मटेरियल। ठीक है सर। हमारे सीआरएम में इसको प्रोडक्ट बोलते हैं वैसे मटेरियल को। हाँ एक्चुअल मैंने B1 में करीब 3 साल मैंने काम किया हुआ है, तो उसमें उसका अलग है, उसका टी-कोड नहीं होंगे। नहीं उसमें तो डायरेक्ट पार्ट में जाके आप मास्टर क्रिएट करो। हाँ वो एक्चुअल उसमें पूरा पार्ट लेना पड़ता है, उसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। उसे हम वो जो सॉफ्टवेयर है वो B1 एक्चुअल में बिजनेस 1 बोलते हैं उसे एसएपी में। जी B1 है। B1 है वो, क्योंकि मेरी एक कलीग है वो ऑलरेडी उसमें सपोर्ट में है। वो एक्चुअल वो एक स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए है, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है, बट एक हाँ मैं अभी जो स्मॉल हाँ स्मॉल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें मोस्टली जो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे कोई स्टाफ है, अब वो डाटा का भी वो लिमिटेशन है। हाँ लिमिटेशन है, आपके पास डाटा बहुत है बट आपको फिल्टर नहीं कर सकते अपने हिसाब से, जितना ज़्यादा इसमें आप टीआरपी वगैरह में कर सकते हैं। एक्चुअल एसएपी में सभी ना इंडस्ट्री मूव इसलिए हो रही है कि क्या होता है कि जो एसएपी से जो अलग सॉफ्टवेयर है उसमें क्या होता है कि उनका सर्वर तो अलग है, बट सर्वर को आप अपने क्लाइंट सिस्टम से आप ऑपरेट कर सकते हैं, वो डेटा कहाँ रखा हुआ है वो सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। बट एसएपी में ऐसा नहीं होता। एसएपी का जो डेटा है वो सर्वर में कहाँ सेव है वो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना।
बहुत सारे डेटा लॉसेस के ऐसे केसेस आए हैं कि अगर कोई एक सीनियर स्टाफ है, अगर कोई अच्छी पोस्ट वर्किंग है, तो होता क्या है कि वो जब उन्होंने कंपनी छोड़ी तो क्या करते हैं, वो डेटा कॉपी करके उन्होंने पेन ड्राइव में साफ करके चले गए। हालांकि डेटा उन्होंने लॉस नहीं करा, बट कॉपी करके लिख देंगे। तो आगे अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो सेम प्रोफाइल की कंपनी है उसमें काम करते हैं, तो वो उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो क्लाइंट तो उनके वही है। अगर मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो क्लाइंट मेरे साथ जुड़ा था वो वहाँ भी मेरे साथ जुड़ा रहे। तो एट द एंड आपकी जो पुरानी कंपनी थी वो उस कंपनी को नहीं जानता, वो जानता है आप उसने डील को आपकी बेसिस पर करी है कि मुझे ना माल अच्छा मिलेगा और मिलता भी है ना। तो इसलिए जो प्राइवेसी होती है इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें आप डेटा को कॉपी नहीं कर सकते, डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते, उसमें मॉडिफिकेशन एक बार अगर आपका सेव हो गया तो आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है इसमें। हाँ, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। ये कुछ भी ले लो आप एसएपी में, आप जो डेटा सेव करते हैं आपको एक्चुअल पता ही नहीं है कि वो डेटा मेरा किस लोकेशन में सेव हो रहा है। हम जो अभी तो सर इसका कोई ऐसा वो है कि कहाँ सेव हो रहा है, जैसे पता चले, जैसे अभी तो डेमो क्लास ले रहे तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ सेव हो रहा है करके, ऐसा कोई? अब तभी तो आपको बता रहा हूँ, इसमें जो 3 लेयर होती है ना, जो 3rd लेयर है वो डेटाबेस लेयर है, इन्होंने अलग कर रखी है। अच्छा। हाँ, देखिए प्रेजेंटेशन लेयर है जो आप देख रहे हो, जिस पर आप काम कर रहे हो। हाँ वो तो है सर। हाँ, एप्लीकेशन लेयर है जो आपकी प्रोसेस जो चल रहे हैं। अच्छा। और वो प्रोसेस होने के बाद जो डेटा जनरेट होता है वो डेटा कहीं 3rd जगह सेव हो रहा है। आप उसको ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। हाँ सर ये तो है, इसमें ये तो है, इतनी तो पूरी गारंटी है कि मतलब कोई डाटा वो नहीं हो सकता इससे। इनफैक्ट आप प्राइवेसी इतनी है कि इसमें तो देखिए अभी तो आप कुछ भी डिलीट कर लो, लेकिन जब आप वेंडर के आगे जाएंगे, जब आप मटेरियल बनाएंगे उसके आगे जाएंगे तो आप कुछ भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि ये वेंडर मेरे काम का नहीं है, आपको लग रहा है ये मटेरियल मेरे इंडस्ट्री में, मतलब मेरे फैक्ट्री में इसका यूज नहीं है, आगे मैं गलती से कभी परचेज नहीं कर लूं, है ना। तो आप उसमें फ्लैग फॉर डिलीशन कर सकते हैं, इससे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसको डिलीट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अगर आप मटेरियल को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, आपका सारे वेंडर हिल जाएंगे, क्योंकि वो वेंडर ऑलरेडी रिकंसाइल है, पेमेंट हो चुकी है, सारा वेंडर हिल जाएंगे। तो आप जो बंदे बैठे हैं कंट्रोलिंग में, ये जो सारे रिकंसिलिएशन अमाउंट ऑफ आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैं कोई भी मटीरियल अगर कोई बना रहा है तो परमिशन नहीं होना देते यस सर। कल करते हैं, ठीक है। ओके सर। अभी कोई डाउट तो एक बार आप तो एक बार आप प्रॉपर करना, जिससे कि आप हैंड्स ऑन रहेगा, आप अगर आप नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे आप। अच्छा आप एक को यूज करते हो EC01, आप ओपन करते हैं तो एक की कोड यूज करते हैं EC01, आप करते हैं क्या? नहीं मैंने नहीं किया आज तक स्ट्रक्चर नहीं बनाया आपने? स्ट्रक्चर नहीं बनाया होगा तो सारे काम कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप एक काम करो, आप इसको दोबारा से लॉगिन करो, मैं आपको बता देता हूँ। और EC02 EC03 सर ये EC01 वो तो मैम ने बोला था कि ये स्ट्रक्चर को चेक करने का कोड है। हाँ तो मैं वही कर रहा हूँ, EC01 जो आप यूज करते हो। हाँ सर ये है ना EC01 है। हाँ सर स्ट्रक्चर को, ये तो कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो चेक करने के लिए। अच्छा अगर हम यहाँ पे जब चेक करते हैं तो आप यहाँ पे क्या डालते हैं सर? कहाँ पे जाते हैं? EC01 में आपको ऑप्शन मिलता है फाइंड का। हाँ फाइंड का आता है। बहुत सारी कंपनी बनी हुई हैं, वहाँ पे आप क्या डालते हैं? तो सर वहाँ पे तो कंपनी कोड डालेगा ना वहाँ पे। अगर हम कंपनी नेम डालते तो क्या होगा? सर कंपनी नेम से तो
सर उसका तो पता नहीं कंपनी नेम से क्या हो रहा है। कंपनी नेम से अगर हम कंपनी डालते हैं तो वो सर्च नहीं करता, उसके जो EC01 है वो असाइन है कंपनी कोड के लिए। ओके सर, ठीक है सर। हाँ, EC01 जो है वो कंपनी कोड के लिए असाइन है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए, आप तो यूज़ कर रहे हैं मटेरियल के लिए, ओके सर। तो आपको पता है कि मेरा कंपनी कोड है, लेकिन जो फाइनेंस में बंदे बैठे हैं जो कंट्रोलिंग में हैं, वो आपके कंपनी कोड से क्यों सर्च करेंगे? वो तो अपना कंट्रोलिंग डालेंगे, सर्च कर लेंगे, उसका टी कोड अलग है। अगर किसी को अपने स्टोरेज लोकेशन पता है तो उसका टी कोड अपना उसका अलग है। किसी को प्लांट से करना है तो प्लांट का टी कोड उसका अलग है। हर चीज़ को क्लोज करो। हाँ, स्ट्रक्चर पे सर ये स्लो बहुत चलता है, पता नहीं। हाँ, और बार बार बीच में लॉग आउट हो जाता है।